क्वेश्चन क्या है अपना, ए मेटल कॉइन ऑफ मास 5 ग्राम एंड रेडियस 1 सेंटीमीटर इज फिक्स्ड टू ए थिक स्टिक ए बी ऑफ नेग्लिजिबल मास एज शोन इन द फिगर। ठीक है, द सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट, सिस्टम इनिशियली क्या है, रेस्ट पर। द कांस्टेंट टॉर्क दैट विल मेक द सिस्टम रोटेट अबाउट ए बी, मतलब अपना जो एक्सिस है वो क्या है, ए बी है, एट 25 रोटेशन पर सेकेंड इन 5 सेकेंड पर सेकेंड इन 5 सेकेंड इज क्लोज टू। तो बेसिकली अपने क्या पूछा है, कांस्टेंट टॉर्क। ठीक है, तो देखो टॉर्क मेरा क्या होता है, I into alpha, where alpha is the angular acceleration and I is the moment of inertia about that axis. So पहले मैं अल्फा कैलकुलेट करती हूँ, तो अल्फा क्या होगा, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाई टी, इनिशियली रेस्ट पे है तो ये तो जीरो, ओमेगा फाइनल बाई टी। 5 सेकेंड में देखा कितना घूमता है वो, 25 रोटेशन पर सेकेंड। तो यहाँ पे 25, अब रेडियन में कन्वर्ट करना, 2 पाई बाई 5 अल्फा। ठीक है, अब इसका जो वैल्यू मेरा कितना आ गया, 5 जा 10 पाई, 10 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ऑल राइट, ये मेरा अल्फा आ गया। ठीक है, अब मेरा अल्फा आ गया, अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करती हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अब जैसे अपना ये कोइन है तो इसको अपन डिस्क मान सकते हैं, तो डिस्क का जो है परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट कितना होता है, mr स्क्वायर बाई 2। मुझे इसके अबाउट देखना है तो मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर सकती हूँ, तो दैट इज आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, और आई एक्स और आई वाई क्या सिमेट्रिकली मैं इक्वल बोल सकती हूँ, सो 2 आई वाई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2, आई वाई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 4। इतना आ गया। ठीक है, अब ये इस एक्सिस के अबाउट आ गया। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैलकुलेट कर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके मैं इस ए बी का अबाउट निकाल सकती हूँ। सो आई अबाउट ए बी इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस, अभी डिस्टेंस कितना है, आर के बराबर है, तो एम आर स्क्वायर, सो दिस इक्वल्स टू 5 एम आर स्क्वायर बाई 4। ये अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, तो 5 एम आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब देखो, अब टाउ कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 5 एम आर स्क्वायर बाई 4 इंटू 10 पाई न्यूटन मीटर। अब सारी वैल्यूज पुट करें तो अपन को मास कितना दे रखा है, मास 5 ग्राम, 5 बाई 1000, रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो 1 बाई 100 इंटू 1 बाई 100, ठीक है, इंटू 10 पाई, ये अपना टॉर्क आ गया। ठीक है, अब इसमें ये कैंसिल कर दिया अपन ने, 25 बाई 4 इंटू 1000 इंटू 1000 और यहाँ पे पाई न्यूटन मीटर। तो ये जो मेरा वैल्यू है 25 पाई बाई 4 इंटू 10 टू द पावर -6, तो ये जो वैल्यू आएगा मेरा, ये अप्रोक्सीमेटली 1.96 इंटू 10 रेज टू पावर -6 न्यूटन मीटर। तो इसको मैं बोल सकती हूँ, सॉरी दैट्स 5। ठीक है, ये मेरा 5 आएगा, तो ये मतलब एग्जैक्टली इतना आया, तो अप्रोक्सीमेटली ये हो सकता है 2 इंटू 10 रेज टू पावर -5 न्यूटन मीटर। तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके,
Thank you, students. Hello everyone, here the question says that moment of inertia of body given axis is 1.5 kg meter square. So moment of inertia of a body is given, let represent it by I is 1.5 kg meter square. And the further question, initially the body is at rest. So initially the body doesn't have any angular velocity, so say that omega naught angular velocity is 0 at rest. Now, in order to produce a rotational kinetic energy of 1200 joule, the angular acceleration of 20 radian per second square must be applied for a rotation. So the body is provided a rotational kinetic energy. Say it is rotational kinetic energy Ke 1200 joule. So to attain the 20 radian per second with with angular acceleration alpha 20 radian per second square. To attain this kinetic energy 1200 joule, for how much time mm, we need to apply this alpha? So we need to find time. Now we know that rotational kinetic energy is given by half I omega square, and the kinetic energy is given 1200 half into, and the I is 1.5 omega square. So omega square is equal to 1200 into 2 upon 1.5. So taking this 10 and cutting down 2 by 3 and this 400. So omega square is equal to 400 into 4, that is 1600. Therefore omega equal to root 100 1600, which is 40 radian per second. And now we know the formula between omega angular velocity and time, which is omega equal to omega naught plus alpha into t, and the omega naught is given 0, omega we have calculated 40, and alpha it is given 20 radian per second square. So putting this 40 equal to 0 plus 20 into t, therefore time t equal to 40 by 20, which comes to be 2 seconds. So the time comes to be 2 seconds. Now let's check which option it matches. Option B, the correct answer, 2 seconds. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया है आपके पास दो सिलेंडर हैं पी एंड क्यू ऑफ सेम मास, तो दोनों का मास सेम है एंड सेम रेडियस, रेडियस भी सेम है, सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, स्टार्ट रोलिंग डाउन अ फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम द सेम हाइट। तो अगर मान लो कि ऐसा कोई इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल थीटा है और इसकी हाइट एच है। ठीक है, तो आगे दिया गया है सिलेंडर P हैज मोस्ट ऑफ इट्स मास कंसेंट्रेटेड नियर इट्स सरफेस। तो सेंटर जो आपका सिलेंडर P होगा उसकी खासियत ये है उसका मेन जो मास होगा वो दूर होगा, यानी कि इसकी सरफेस पर होगा। ठीक है, आउटर होगा, आउटर सरफेस पर। वाइल Q हैज मोस्ट इट्स मास कंसेंट्रेटेड नियर द एक्सिस। और जो Q है उसका जो मास है वो एक्सिस के आसपास है। तो एक्सिस के आसपास होने का मतलब ये हुआ कि इसका जो आई ऑफ पी होगा ये आई ऑफ क्यू से बड़ा होगा, क्योंकि मास जितना ही ज़्यादा दूर होगा एक्सिस से उतना ही ज़्यादा उसका आई होगा। तो ये बात समझ में आ गई कि आई पी आई क्यू से बड़ा होगा। ठीक है, ये बात हमको अभी समझनी है। अब दूसरा ये है कि उसने आगे अब आपसे पूछा कि बोथ सिलेंडर पी एंड क्यू विद रीच द ग्राउंड एट सेम टाइम। पहला आपको ऑप्शन है, तो यानी कि आपको टाइम बताना है दोनों में से कौन पहले पहुंचेगा। दूसरा है कि सिलेंडर पी हैज लार्जर लीनियर एक्सिलरेशन देन सिलेंडर क्यू। ये बताना है कि किसका लीनियर एक्सिलरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरा है बोथ सिलेंडर रीच द ग्राउंड विद सेम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये भी हमें आपको भी बताना है। और सिलेंडर क्यू रीचेज द ग्राउंड विद लार्जर एंगुलर स्पीड, ये बताना है। देखो सबसे पहली बात ये है कि आपको अगर यहाँ पर इक्वेशन बनाओगे कि ये सिलेंडर है,
इधर ये जा रहा है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि फ्रिक्शन सफिशियंट है और रोलिंग हो रहा है, तो जो AC होगा, इसकी अगर आप एक कंडीशन बनाओगे तो AC विल कम आउट टू बी G sin थीटा डिवाइडेड बाई IP इंटू 1 प्लस MR स्क्वायर। ठीक है, ये होता है साइन थीटा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, आपने कई बार इस फॉर्मूले को यूज किया होगा। तो इस फॉर्मूले से देखो कि ये जो IP है, और अगर आप Q के लिए निकालोगे, ये तो P का हो गया, Q के लिए निकालोगे तो ये हो जाएगा G साइन थीटा डिवाइडेड बाई IQ इंटू 1 प्लस का MR स्क्वायर। ये हो गया Q के लिए। ठीक है, तो I और Q का आपने एक्सीलरेशन पता कर लिया। तो क्योंकि हो क्या रहा है कि IP जो है वो IQ से बड़ा है, क्योंकि IP का मास सरफेस पर ज़्यादा है, यानी कि एक्सिस से जितना दूर मास होगा उतना ज़्यादा IP होगा। तो IP बड़ा होने की वजह से जो AC होगा वो छोटा हो जाएगा, तो यानी कि A ऑफ P विल बी लेस देन A ऑफ Q। तो जिसका एक्सीलरेशन कम होगा उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो यानी कि ऑप्शन 1 इनकरेक्ट हो गया। दोनों सेम टाइम पर नीचे नहीं आएंगे, अलग टाइम पर आएंगे, और Q पहले आएगा, P बाद में आएगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, सिलेंडर P हैज लार्जर लीनियर एक्सीलरेशन। तो हमने ऑलरेडी यहाँ लिख ही दिया है कि जो AQ होगा वो बड़ा होगा, तो ऑप्शन 2 भी यहाँ से इनकरेक्ट। तीसरा है बोथ सिलेंडर रीच द ग्राउंड विथ सेम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो देखो सेम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी दोनों की टोटल तो सेम होगी, mgh ही होगी। बट इन दैट केस क्या होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी वो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल दोनों का सम होगा, ऑफ P विल बी इक्वल टू रोटेशनल प्लस काइनेटिक ऑफ Q। देखो दोनों की इसलिए सेम होगी क्योंकि दोनों सेम हाइट से नीचे आ रहे हैं और फ्रिक्शन कोई भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि रोलिंग मोशन हो रहा है, तो कोई भी लॉस नहीं होगा एनर्जी का, तो mgh के इक्वल होगा। अब देखो इन दैट केस जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ P होगा, ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ P, क्योंकि इस पर इसका जो देखो आप टॉर्क देखो, टॉर्क की वैल्यू, टॉर्क क्या होता है I इंटू अल्फा। तो जिसका देखो, अब टॉर्क जो होता है ये क्या होता है, टॉर्क की वजह से अल्फा प्रोवाइड हो रहा होता है और अल्फा की वजह से ओमेगा मिल रहा होता है। तो अगर किसी का Q कम है, यानी कि एक्सीलरेशन कम है, तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो भी कम होगा, और अगर वेलोसिटी कम होगा तो उसकी वजह से जो ओमेगा होगा वो भी कम होगा। ठीक है, तो यानी कि Q का ओमेगा ज़्यादा होगा, तो Q की जो ये जो Q है, Q का रोटेशनल एनर्जी ज़्यादा होगी, Q की रोटेशनल एनर्जी ज़्यादा होगी। जब Q की रोटेशनल एनर्जी ज़्यादा होगी तो जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो अलग अलग हो जाएगी, यानी कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम नहीं हो सकती है, क्योंकि जो भी सम होता है वो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल का होता है, और दोनों का आई अलग है, ओमेगा अलग है। तो आई ओमेगा अगर डिफरेंट है तो रोटेशनल एनर्जी डिफरेंट है, तो रोटेशनल एनर्जी अगर डिफरेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होगी। ठीक है, इन दोनों के सेम होने का मतलब है कि ये दोनों टर्म भी सेम हो जाए, और ऐसा हो नहीं रहा है। ठीक है, दूसरा सिलेंडर क्यू रीचेस द ग्राउंड विद लार्जर एंगुलर स्पीड, तो वो हमने यहाँ पर अभी बता ही दिया है, तो ऑप्शन 4 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू। इस क्वेश्चन में हमें एक स्मॉल ऑब्जेक्ट दिया गया है जिसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी है और ये ऊपर जा रहा है प्योर रोलिंग करते हुए। ठीक है, ये ट्रैक जो एक कर्व्ड सरफेस है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी v दी गई है और इनिशियल पोजीशन ट्रैक के जस्ट नीचे एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे दिया गया है। अब उस लेवल से वो 3v² डिस्टेंस ऊपर उठता है, तो हमें बताना है ऑब्जेक्ट रिंग है, सॉलिड है, स्फीयर है, हॉलो स्फीयर या डिस्क है। ठीक है, तो इसके लिए आप देखोगे अगर प्योर रोलिंग हो रही है इस केस में, इसका मतलब क्या है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, उसकी वेलोसिटी क्या है, 0। अगर उसकी वेलोसिटी 0 है तो उसका फ्रिक्शन अगर मान लेते हैं लग रहा है उस पर, तो उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डेल्टा एक्स 0 है, तो फ्रिक्शन का वर्डन एफ डेल्टा एक्स यहाँ पे आएगा, और डेल्टा एक्स 0 है तो फ्रिक्शन का वर्डन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डिसिपेटिव फोर्स अगर सिस्टम में लग रहे हैं तो वो वर्कडन 0 कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वर्कडन 0 है इसका मतलब क्या,
उसकी एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, ठीक है। अब रिंग है, एक सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है या डिस्क है, ये कैसे पता लगेगा? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पता लगेगा। शुरुआत में ये डिस्क जो है वो कंबाइंड मोशन कर रही है, तो उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल होगी प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल होगी, ठीक है। अब जब ये हाइट h पे जो कि 3v² हमें दिया गया है, यहाँ पे अगर जब पहुँच जाएगी तब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कम्प्लीटली पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। और ट्रांसलेशनल हम डायरेक्ट हाफ mv² लिख देंगे और काइनेटिक रोटेशन लिखेंगे हाफ I ओमेगा स्क्वायर से, ठीक है। और ये क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। और अगर हम इसी को जहाँ पे पहले था उसके हॉरिजॉन्टल लेवल को हम रेफरेंस लेवल माने, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनली क्या हो जाएगी, mgh कितना है 3v²/4g, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो mv² प्लस I ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3v²/2, ठीक है, m। और इसको RHS में ले जाएं तो I ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक है। अब I की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, हाफ mv²/ओमेगा², ठीक है। तो I की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और फिर वो I की वैल्यू से हमें पता चल जाए कि हॉलो स्फीयर है, डिस्क है, सॉलिड स्फीयर है या रिंग है। तो यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही है, नो स्लिपिंग। इसका मतलब क्या है कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर होल्ड करेगा, तो ओमेगा को हम v²/r² से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1/2 mv²/ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 mv² इंटू v²r², ये कट गया तो mr²/2 आ गया। ये क्या है, ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। Hello, the question says a ball moves over a fixed track as shown in figure from A to B. The ball rolls without slipping. If the surface BC is frictionless and Ka, Kb, Kc are the kinetic energies of the ball at A, B and C respectively, then okay, so from here it is said that the ball moves on a fixed track and it is rolling. Basically it is rolling. Since it is rolling, therefore we can say that the work done by frictional force here is 0. Okay, now let's look at the options. The option A says HA is greater than HC. Now first of all, this diagram is not to scale. Okay, so first of all it says HA is greater than HC. Now it is possible that HA is greater than HC. Okay, the second part says KB is greater than KC. Now here you see, when you reach at KB has, since no dissipating force is there, therefore the energies will be conserved here. So the total potential energy at A will be changed to kinetic energy at B. Okay, hence B will have the highest kinetic energy. And similarly, once you go to C, potential energy decreases. Potential energy increases and kinetic energy decreases. So from here we can say yes, of course, the first statement that H of A greater than H of C is correct and kinetic energy of B greater than kinetic energy of C is also correct. Now let's look at the second statement. Second statement says HA is greater than HC. It is possible. And second part it says KC is greater than KA. Now here you see, we have already said that height of A is greater than height of C. That means once you reach C, the potential energy at C will be less when you compare it with potential energy at A. But that must be compensated by equal rise in kinetic energy. So from here we can say that since the total energy anyway needs to be constant, so we can say that the kinetic energy of C will be more than the kinetic energy of A. So this option is also correct. Now option C says H of A is equals to H of C. Okay, now here you see height at A can be equal to height at C. Height of A can be equal to height of C. Alright, because if A is equals to C, then the maximum height, okay, so basically H of A and H of C can be equal. Right, the next part says kinetic energy at B can be equal to kinetic energy at C. Now you see,
kinetic energy, the whole energy or the total energy has been converted to kinetic energy at point B. But at point C, we have kinetic energy plus potential energy. So kinetic energy at C can never be equal to kinetic energy at B. Hence, this statement is not correct. Now, last statement says height of A is less than height of C. Yeah, it is possible. Sorry, height of A is less than height of C. Yes, it is not possible. Why not possible? Because you see, if you release a ball from this point, it will never be possible for the ball to rise above that portion. Hence, the fact that height of A is greater than height of C is not correct at all. So this statement is incorrect. So the only two correct statement we have is option A and option B. Thank you. Well, hello students. Now we are going to do this question in which a disk is rolling without slipping, okay, without slipping on a horizontal surface. C is the center, Q and P are 2 points, okay, equidistant from C, okay. Let VP, VQ and VC be the magnitude of velocities at point P and Q and C, okay, respectively. Then, okay, so we need to basically see these three, A, B, C and D. These 4 points means these 4 statements, and choose which one of the thing is correct. Okay, so firstly we are going to see that we are given the velocities over here. See, velocities VP, VQ, VC. Okay, firstly we'll see the point C. Over here, if we see the point C, okay, so the point C is at the middle, obviously. Okay, so it's just going with velocity V. Okay, so firstly, one thing, let's define it over here, that the disk is going with velocity V over here, okay, as translation, and velocity omega in this direction. Okay, so point C is just going with velocity V. I'm drawing it over here so that there is more space. Okay, this is the point C and it's going just translationally with velocity V. Okay, now we are going to see other points. Okay, firstly point Q. So point Q, see, the point Q is a little up. If you see over here, okay, this is basically the horizontal diameter. So the point Q is a little up. Okay, so if we see over here, if we draw point Q over here, we'll basically draw it like this, point Q. So what are the velocities in point Q? Firstly, it's translational velocity, which is present due to translation motion, which is present in point C also. And one more thing is present, if you see correctly, it's undergoing rotational motion. So there will be a motion in this direction. Okay, because the disk is moving like this, so there will be motion in this direction. So we'll see that there is motion in this direction. Okay, what will be the value? Omega into R. Okay, so what will be the net resultant? Net resultant from parallelogram's law, it will be like this. Okay, I'm drawing with other colors so you can understand more clearly. So the net resultant of VQ will be like this. This is VQ vector. Okay, and this is VC vector. Okay, so you can clearly see that VQ is greater than VC. Okay, because it is the resultant of two vectors, which is over here V and omega R. Okay, now we'll draw point P, which is important also in this question, point P. So what we get from seeing point P, firstly we'll go to our diagram. Okay, so point P is a little below of the center, horizontal center. Okay, so what are the things acting on it? There will be this direction V. Okay, and there will be this rotational motion, means basically, so it will act in this direction. Okay, since it is moving like this over here, so it will act in this direction. So what will be the thing over here? If we draw the point P's velocities, it will be somewhat like, firstly this is point P and the velocities are, firstly this is V, which is present in all due to translational motion, you can see over here also. Okay, and nextly in this direction there is omega into R. Got it? In this direction there is omega into R. So what we're going to get from here is that
now we'll just add it. How we are going to add it? By vector addition. So firstly, how we are going to add it? We are putting everything over here, okay, to make it more clear. So this is velocity v, okay, and we are going to put this and do this by triangle's law, okay. So we are going to put this over here, the omega r component, okay. So the resultant will be this tail to head, somewhat like this, okay. This will be vp vector, okay. Firstly, this one is I have drawn the arrow longer than this, so I'll draw it better to make it more clear. It will be this and basically this omega r. So it is very short, you can see, okay, that the resultant is very short, vp vector. So you can clearly see that vq is the greatest, vc is basically v, and this is basically v minus this, because it is in this direction. So vector addition will become a little less. So what we are going to get from here is that vq is the greatest, okay, and less than that is vc, and less than that is vp. So this will be basically our answer. Okay, so which option will be that? It will be option number, as you can see clearly, it's option number A. This will be our answer. Got it? Thank you.